लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि बेसिकली हमने स्टेट स्पेस मॉडलिंग कैसे करनी है और हम स्टेट इनपुट्स और स्टेट आउटपुट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 10 जो है इसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग टाइम रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले हम पोल जीरो प्लॉट्स देखेंगे। हम देखेंगे कि उनकी सिग्नल फ्लो डायग्राम्स कैसे बनती हैं और बेसिकली पोल्स और जीरोस के इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, डैम्पिंग इफेक्ट्स, ये वो चीज़ें देखेंगे इन डिटेल। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पहले ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म को थोड़ा बहुत इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 हम लोग पोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर पोलिनोमियल ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन से, यानी रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, और जो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पोलिनोमियल है उनको हम जीरोस कहते हैं। चूँकि जब रूट्स बेसिकली कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, सो जब न्यूमरेटर पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो होल ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसलिए आप न्यूमरेटर पोलिनोमियल्स के रूट्स को जीरो कहते हैं। सिमिलरली जिस टाइम पे डिनोमिनेटर पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो आपके पास डाइवर्ज कर जाएगा एक सिस्टम। वो पॉइंट जिस पे आपका सिस्टम डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स दे, दैट पॉइंट इज नोन एज अ पोल। ठीक है, सो we'll be discussing in detail these 2 points and how they affect our systems. ये जो फिगर नंबर 4.1e है इसमें आपको बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन गिवन है g of s which is s plus 2 divided by s plus 3. ठीक है, the figure on the left most of this slide. अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो इनपुट rs क्या है, 1 over s. So 1 over s basically means unit step. ठीक है, सो जो फिगर 4.1b है जो मिड सेंटर में आ रही है इस वक्त आपके पास इस स्लाइड में, तो फिगर 1.b जो है वो आपके पास इस पोल जीरो की लोकेशन बता रही है कि -2 पे जीरो है और -5 पे पोल है। ठीक, because control systems always are talking about causal system, so for a causal system जो आपकी ROC होगी वो it should be greater than -5. From -5 onwards to infinity, but not -5 itself is never included. Remember that point. So अब हम इसका स्टेप रिस्पॉन्स देखते हैं। स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम वो आउटपुट नॉर्मली फॉर LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, व्हाट इज द आउटपुट? अगर the output in time domain would have been C of t is equal to R of t convolution G of t. But in Laplace transform, convolution is always replaced by multiplication. So here the output C of s will be G of s multiplied by R of s. So आप R of s 1 over s है और G of s by s plus 2 divided by s plus 5 है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी आपको ऑन दिस स्लाइड, और फिर आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो a की वैल्यू 2/5 और b की वैल्यू 3/5 आती है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास अगर आप इसका टाइम डोमेन रिस्पॉन्स निकालेंगे तो आपको पता है कि व्हेनेवर चूंकि यूनिट स्टेप इज द इनपुट, तो हम लोग we'll always be considering for t greater than 0. So for t greater than 0 आपके पास जो a divided by s यानी 2/5 divided by s है वो आपके पास 2/5 आ जाएगा, और जो आपके पास 3/5 divided by s plus 5 है, यानी इसमें 5 जो है बेसिकली दैट -5 जो है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ पोल। सो पोल का रिस्पॉन्स क्या होता है, e raised to power -5t u of t. So u of t की जगह हमने t greater than 0 लिखा हुआ है। So we'll simply get 3/5 e raised to power -5t. यहाँ पर Laplace ट्रांसफॉर्म का पेयर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, so you can get this simple results. तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम जो है बहुत सिंपली डिपिक्ट कर रहे हैं कि आपका जो लप्लास जो एस प्लेन में डायग्राम थी, ठीक है, और जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं, हाउ डू दे कोरिलेट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर s मैप हुआ है, कहाँ पर -2 कहाँ मैप हुआ है, -5 कहाँ मैप हुआ है, और फिर आपके पास जो लास्ट इक्वेशन है जिसमें हम लोग
आउटपुट टाइम रिस्पॉन्स बता रहे हैं, यानी इनवर्स जब हमने कन्वर्जन की है एस डोमेन से वापस टी डोमेन में आए। सो 2/5 इज अ कांस्टेंट और दिस 2/5 बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। सो इसको हम कहते हैं फोर्स रिस्पॉन्स। जबकि जो सर्किट का बिहेवियर है, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सो ये जो सर्किट का अपना बिहेवियर है दैट इज represented by the transient response, जो वक्त के साथ चेंज हो रहा है, it is known as the natural response. So forced response is the external response while the circuit behavior is represented by the natural response. तो बेसिकली इस स्लाइड में कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं जिनको मैं वन बाय वन जो है अपकमिंग स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन करूंगी। सो पहली बात तो ये कि जो इनपुट है, जैसे कि पिछले केस में हमारे पास यू ऑफ टी था, तो यू ऑफ टी बेसिकली क्या कर रहा था, फोर्स्ड रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा था। सो इनपुट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल आपको क्या चीज मिलती है, इनपुट। जो सिस्टम का अपना बिहेवियर है वो ट्रांजिएंट है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। और जो ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल है बेसिकली वो नेचुरल बिहेवियर ऑफ द सर्किट शो कर रहा है या नेचुरल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम शो कर रहा है। इसलिए आपके पास जो नेचुरल रिस्पॉन्स है इट कम्स फ्रॉम दिस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, द पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जब भी पोल रियल होगा यानी -5, -2, -7, 1, 2, 3, 4 एनी रियल नंबर, इसका मतलब कि आपके पास जो नेचुरल रिस्पॉन्स है सिस्टम का, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम इनपुट की बात करें, तो जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है व्हाटएवर द केस, इट विल ऑलवेज बी e⁻⁻ की फॉर्म में, एंड अल्फा विल बी रियल बिकॉज पोल इज रियल, ठीक है। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी अगर अल्फा यानी पोल जो है आपके पास वो 2+3 आयोटा पे पड़ा हुआ है या -2 -7 आयोटा पे पड़ा है, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में आपके पास फिर क्या होता है, फिर आपके पास ये होता है कि आपके पास जो सिस्टम होता है वो ऑसिलेटिंग होता है, ठीक है। इट इज नॉट जो उसका ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे वो e⁻⁻ होगा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ ओमेगा टी होगा या साइन ऑफ ओमेगा टी होगा। और इन चीजों को हम डिटेल में अगले कमिंग स्लाइड्स या लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास जो है एक और बात यह है कि जब भी आपकी सारे पोल्स जो हैं इट बिलोंग्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड of the ROC, it means the system will always be stable, ठीक है। सो जो आपका जो एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स होगा वो डिकेइंग होगा, कन्वर्जिंग टू 0, ठीक। जो एम्पलीट्यूड आपका है वो डेफिनेटली पोल्स और जीरोस दोनों से अफेक्ट होता है, बोथ फोर्स्ड रिस्पॉन्स का भी और बोथ नेचुरल रिस्पॉन्स का भी। This is one of my most favorite slides and this is basically a very complete, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है ये जे ओमेगा एक्सिस और सिग्मा एक्सिस यानी आपको एस प्लेन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो ट्राइंगल से बने हुए बेसिकली ये पोल्स की लोकेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पोल अगर रियल लाइन पे यानी सिग्मा एक्सिस पे या आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर एग्जिस्ट करता है तो वो इंडिविजुअल यानी अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर एक पोल जो है वो आपकी जे ओमेगा एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है या आपकी सिग्मा प्लस जे ओमेगा किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है यानी कॉम्प्लेक्स है पोल आपका, तो वो कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट इज द पेयर? इट इज अ कॉन्जुगेट पेयर, यानी अगर एक पोल सिग्मा प्लस जे ओमेगा पे होगा तो दूसरा सिग्मा माइनस जे ओमेगा पे एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो पोल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करके आप देखते हैं तो ये बेसिकली पोलिनोमियल इक्वेशन के मल्टीप्लायर्स होते हैं, कोफिशिएंट्स बनाते हैं। और ये जो पोलिनोमियल इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स होते हैं ये एक्चुअल हार्डवेयर सिस्टम में मल्टीप्लायर्स होते हैं, यानी जैसे कि एस स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर होता है ये एक इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके पास S का मल्टीप्लायर है ये बेसिकली डैम्पर को रिप्रेजेंट कर रहा है या रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो K का मल्टीप्लायर है या जो आपके पास C का जो C आता है जो कांस्टेंट अकेला एग्जिस्ट करता है वो स्प्रिंग या फिर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये जो
जो कैपेसिटर का यूनिट होता है वो रेल होता है, जो इंडक्टर का यूनिट है वो रेल है, जो हेनरी में हम एक्सप्रेस करते हैं, जो रजिस्टर की यूनिट है वो ओम्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेल वैल्यूज हैं। चूंकि ये सारी रेल वैल्यूज हैं इसलिए पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमेशा रेल होते हैं। दे कैन नॉट बी इमेजिनरी, इफ दे आर इमेजिनरी दे आर रॉन्ग। इसलिए जो आप इन पोलिनोमियल्स, डिनोमिनेटर पोलिनोमियल को जब आप फैक्टराइज करते हैं और आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं। जब वो पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो कोफिशिएंट्स देंगे आपको वो हमेशा रियल देंगे, ठीक है। तो बात ये है कि अगर आपके जो डिनोमिनेटर पोलिनोमियल के रूट्स हैं जिनको हम पोल्स कहते हैं वो पोल्स, या न्यूमरेटर पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं जिनको हम जीरोस कहते हैं ये पोल्स या जीरोस जो हैं, अगर ये रियल हैं यानी रूट्स जो हैं, if the roots are real they will exist individually, but if the roots are not real they are complex और imaginary, तो फिर वो conjugate pair में हमेशा exist करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर आपके पास जो है पोल्स दिखाए आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं आपके XY प्लेन में, ठीक है, यानी सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लेन में, 2D प्लेन में, S प्लेन में। अब आपके पास let's start from the left hand side bottom। अगर आपका पोल रेल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये, एंड वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सिग्नल जो कि जीरो से स्टार्ट हो रही है। जीरो से पहले हम कहते हैं कि इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, ओके। तो ये जो सिग्नल है ये जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो पे 1 इंटेंसिटी होगी और जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये कन्वर्ज करता जाएगा। अगर ये पोल जो है आपके पास नेक्स्ट, हम लेफ्ट हैंड साइड बॉटम नंबर 2 डायग्राम की बात कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो आप देखिए जैसे ये जीरो, यहाँ पर जो रिस्पांस होगा पोल का वो वैसे ही होगा जैसे कि मतलब कन्वर्जिंग रिस्पांस ही होगा, लेकिन ये कन्वर्ज थोड़ा सा आहिस्ता होगा। सिमिलरली अगर आपका पोल एग्जैक्टली ओरिजिन जीरो पे एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इट्स जस्ट वन, इट्स जस्ट एन इम्पल्स, ओके, इट्स जस्ट अ सिंपल वन। जैसे ही ये पोल जो है राइट हैंड साइड की तरफ आता है, हम बॉटम मोस्ट की बात कर रहे हैं, यानी पोल अभी भी रेल है लेकिन इस पे जो वैल्यू है, जो लोकेशन है वो राइट हैंड साइड पे आ गई है, तो ये डाइवर्जेंट रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम मिड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। आपका पोल जो है इस वक्त वो एक कॉम्प्लेक्स लोकेशन पे है और आपका जो इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है जे ओमेगा, ठीक है, और जो सिग्मा है इट इज टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखें आपके पास चूंकि पोल कॉम्प्लेक्स हो गया इसलिए ऑसिलेशन अकर करेगी, ठीक है, लेकिन चूंकि पोल लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए आपका जो रिस्पांस है वो अभी भी कन्वर्जिंग है, यानी इट इज ऑसिलेटरी बट कन्वर्जिंग। जब आप सेंटर में आते हैं यानी हम सेंटर लाइन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो पोल जो है अभी भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके पास जो पोल की लोकेशन है, स्टिल लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन बट इट इज मोर इन द सेंटर, इट इज नॉट टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्जिंग स्टिल because it is existing in the left half plane, but it is not converging that fast, बहुत जल्दी नहीं डिके हो रहा। फिर अगर आपका पोल एग्जैक्टली जे ओमेगा एक्सिस पे आ गया है तो जे ओमेगा अब रियल पार्ट जीरो हो गया है, सो इट इज नॉट कन्वर्जिंग, लेकिन इट इज ऑसिलेटिंग एंड इट इज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, जो भी इसकी लोकेशन है जे ओमेगा एक्सिस पे। लास्ट में हम बात करते हैं कि भाई हमारा राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है पोल, राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। जब राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स है तो इट इज ऑसिलेटिंग बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर जे ओमेगा की वजह से, लेकिन इट इज डाइवर्जिंग बिकॉज द पोल इज नाउ एग्जिस्टिंग इन द राइट हाफ प्लेन। रिमेंबर, पोल जब भी राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास डाइवर्जिंग इफेक्ट आएगा। पोल जब भी आपका लेफ्ट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा आपके पास कन्वर्जिंग इफेक्ट आएगा। जितना माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है उतना जल्दी कन्वर्ज होता है, जितना प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है उतना जल्दी डाइवर्ज होता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली जे ओमेगा एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा तो फिर आपके पास ना तो वो कन्वर्ज करेगा ना वो तो डाइवर्ज करेगा, इसको हम कहते हैं मार्जिनली स्टेबल, यानी ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। और आपके पास जो रिस्पांस जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगा कि लोकेशन जो है कितनी लो फ्रीक्वेंसी। अगर जे ओमेगा एक्सिस जीरो की तरफ जा रहा है यानी ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी बहुत
कम होगी, ठीक है, वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी। और जितना ये जे ओमेगा एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएगा पोल, तो उतना आपके पास जो है रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा मतलब हाई फ्रिक्वेंसी होगी, उतना वेवलेंथ कम होता जाएगा। अच्छा जी, सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल जिसमें हम लोग जो है पोल्स का रिस्पॉन्स एवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+3 डिवाइड बाय s+2 s+4 इंटू s+5, यानी 3 पोल्स हैं, एक 0 है, और इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप 1/s, r ऑफ s इज इक्वल टू 1/s। तो हमारा जो सिस्टम की आउटपुट क्या होगी, दैट विल बी s+3 डिवाइड बाय s इंटू s+2 s+4 s+5, दैट विल बी आर टोटल CS। अब इस CS पे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो जो K1 डिवाइडेड बाय S वाला पोर्शन है वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स होगा, जबकि जो सिस्टम के 3 पोल्स जो आपको आउटपुट दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो बेसिकली नेचुरल रिस्पॉन्स होगा आपके सिस्टम का, ठीक है। और सिंपली आप पार्शियल फ्रैक्शन करें, K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज लगाएं और यहाँ पर आप इंसर्ट करें। सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, ठीक। अब आपके पास जो आपको ऐसा लग रहा होगा इस इक्वेशन को देखिए कि ek2 to the base e raised to power minus 2t है, नहीं, this is k2 multiplied by e raised to power minus 2t। remember that इक्वेशंस को मैं करेक्ट भी कर देती हूँ यहाँ पर। ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है जीरोस जो हैं वो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो सच अ सिस्टम इज डिफाइंड ओवर हियर एज a डिवाइडेड बाय s प्लस a। अब ये टोटल आउटपुट ऑफ द सिस्टम है। s1 ओवर s क्या है, वो आपका यूनिट स्टेप इनपुट जो आपने सिस्टम को गिवन किया है, जिसको हम स्टेप रिस्पॉन्स कहते हैं। सो दिस c ऑफ s इज बेसिकली द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्योर पोल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑल पोल सिस्टम, ठीक है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ जीरो। सो ऐसे सिस्टम में जो एक चीज होती है वो आपकी इनपुट होती है कि आपकी इनपुट क्या वैल्यू दे रही है, जो यहाँ पर CF ऑफ t यानी फोर्स्ड रिस्पॉन्स है 1, जो कि यूनिट स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यूनिट स्टेप इज 1 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और e रेज़ टू पावर माइनस at जो है वो बेसिकली आपको आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स दे रहा है। यानी अगर ये आपके पास RC सर्किट होता तो यहाँ पर R मल्टीप्लाइड बाई C वुड हैव बीन A, द वैल्यू ऑफ A। तो जो भी आपका सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, या जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, बेसिकली ई रेज़ टू पावर माइनस at आपकी सिस्टम का नॉर्मल रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया हुआ है। भाई मैंने आपको बताया कि जो 1 है वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, और यहाँ पर फिर हम t की डिफरेंट इंस्टेंसेस पे वैल्यू पुट करके अपने सिस्टम का ओवरऑल स्टेप रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं कि हाउ इज आवर सिस्टम गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सो अगली स्लाइड में बेसिकली इसकी डायग्राम दिखाई गई है। सो आपका जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, जिसको हम नॉर्मल रिस्पॉन्स करें, तो एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल जो है 0 पे 1 होता है और फिर आगे डिके होता है। अब जब आप टोटल रिस्पॉन्स को देखते हैं तो आप 1 माइनस एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं। तो अगर आप देखें आपका रिस्पॉन्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 एट 0, एक्सपोनेंशियल इज 1 एट 1 इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, सो 1 माइनस 1 एट टाइम 0 विल ऑलवेज गिव यू 0। तो आपका जो यहाँ पर जो आपकी डायग्राम है वो आपके पास क्या है, 0 से उठती है और फिर आगे जाती है, आगे जाके कहाँ कांस्टेंट हो जाती है, 1 पे, क्योंकि 1 e रेज़ टू पावर माइनस at जो है इट इज अ कन्वर्जेंट थिंग। सो इन्फिनिटी जैसे t आपका बढ़ेगा तो e रेज़ टू पावर माइनस at क्या हो जाएगा, इट विल अप्रोच 1, तो सॉरी इट विल अप्रोच 0। तो आपके पास 1 माइनस 0 क्या देगा, ऑफ कोर्स 1। सो आपका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल अप्रोच 1। अच्छा, अब कितनी देर में ये आपके पास 1 को पहुंचेगा, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। डू यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉ, जिसमें हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है आपके पास, जो टाइम कांस्टेंट होगा वो कितना टाइम लेता है, यानी एक आरसी सर्किट है, तो एक आरसी सर्किट जो है अगर आप
उसको चार्ज कर ले, फिर वो डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, इट इज 4 टाइम्स टॉ में वो 63% तक ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, या सॉरी आई थिंक इट इज 72%, 73% समथिंग लाइक दैट डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपके पास ये वही टॉ वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर आप जब स्टेप रिस्पॉन्स देखते हैं तो आप 1 माइनस करते हैं, यानी एक्सटर्नल इनपुट माइनस द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। सो इन द सेम टाइम दैट इज 4 टाइम्स टॉ में या 4 डिवाइडेड बाय ए में आप जो है अपनी पीक रिस्पॉन्स को पहुंच जाएंगे। अब राइज टाइम क्या होता है, राइज टाइम बेसिकली हम कहते हैं कि जो आपका 10% ऑफ एनर्जी से जब आप 90% ऑफ द परफॉर्मेंस को पहुंच रहे हैं, फ्रॉम 10 to 90, सो दैट टाइम बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 90 वो आपका क्या है, वो आपका राइज टाइम होता है, ठीक है। और राइज टाइम का फॉर्मूला बेसिकली आपके पास क्या होता है, इट इज नॉर्मली 2.2 डिवाइडेड बाय ए, एंड ए इज योर टाइम कांस्टेंट और रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम कांस्टेंट। सेटलिंग टाइम, अब जब हम एक पॉइंट को पहुंच जाते हैं फिर क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हम नॉर्मली उस पॉइंट के इर्द गिर्द ही रहते हैं, स्टेबल पॉइंट होता है वो, ठीक है, उससे हम ज़्यादा डाइवर्ज करते ही नहीं है। सो जब आपके पास आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जब आपका सिस्टम वही आउटपुट कॉन्टिन्यूसली दे रहा है +-2% के साथ, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, सेटलिंग टाइम, ठीक है। और जो सेटलिंग टाइम होता है इट अकर्स आफ्टर 4/8।